मुसलमानों ने यहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रहने के लिए एक तरफा तौर पर कुर्बानी दी। एक तरफा तौर पर मैं कह रहा हूं, एक तरफा तौर पर कुर्बानी दी है। करनाल में रहने वाला घर से अपने मन से सिटीजन नहीं लिया मिस्र का, लेकिन जबरदस्ती उनको मिस्री सिटीजन बनाया गया। और नेपाल में जो सहिष्णुता रहा है, इसे तोड़ने की साजिश हो रही है। हमारी और आपके बीच में जो एकता है, इसे तोड़ने की साजिश, तोड़ करके कमजोर बनाने की साजिश हो रही है। कई जगह मैंने सुना भी, कहीं देख रहे हैं। आने वाले दिन में इस तरह का हरकत हो सकती है। हमें सजग रहना कि इस देश में हिंदुत्व, अतिवाद, हिंदूवाद इस देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। के मेहमान खुसूसी और प्रमुख अतिथि बिल्कुल आखिर में हैं साबिक विदेश मंत्री, साबिक उप प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेपाल जनता समाज पार्टी के कौमी सदर आने जनाब भूपेंद्र यादव साहब को इस डाइस में अपनी बात रखने की दावत देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना खालिद साहब, और इस कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण पहले आप लोगों ने एक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को रखना, उसे आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसे आगे बढ़ाते हैं। नेपाल जब हम कहते हैं तो एक किसी जाति, किसी एक धर्म, किसी एक संस्कृति, किसी एक भाषा का देश नहीं है। यहाँ कई धर्म, कई संस्कृतियां, कई भाषाएं, कई तरह के वेशभूषा के लोग रहते हैं और इसे हम देख रहे हैं कि इन सबों के बीच में आपसी भाईचारा और एकता अन्य मुल्क के तुलना में बहुत ही बेहतर है। लेकिन सभी समुदाय की, चाहे भाषिक समुदाय हो या धार्मिक हो या जातीय समुदाय हो, सबों का अधिकार समान होनी चाहिए। सबों को अवसर में, सबों को सेवा और सुविधा राज्य के द्वारा जो प्रदान की जाती है, उसमें बराबर का उनके हैसियत के मुताबिक अवसर प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सबकी अपनी मान्यताएं, अपनी धर्म या धार्मिक परंपराओं को मानने, प्रचार करने या आगे बढ़ाने का राज्य के द्वारा बराबर का अवसर और हक मिलना चाहिए। बराबर, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, बराबर। इसी को इसलिए तो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी कि राज्य सबको बराबर का अवसर, अधिकार प्रदान करे। लेकिन कागज में तो हो गया, लेकिन वास्तविकता अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इसे बदलना है और बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे बड़ी शक्ति तरक्की का करने के लिए हो या बदलाव लाने की
सबसे बड़ी शक्ति क्या है जिसे हमें प्राप्त करनी होगी, वो है एजुकेशन, शिक्षा। और जितनी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करेंगे उतने बड़े अस्त्र को हम प्राप्त करेंगे। और नेपाल में, अन्य मुल्क की मैं बात नहीं करता, नेपाल में तुलनात्मक रूप से बेहतर शिक्षा में मुस्लिम समुदाय काफी पीछे। जब आप एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में अगर पीछे रह जाएंगे तो बाकी सारी जगह में पीछे ही पीछे पड़ते चले गए। इसलिए पहला अस्त्र है एजुकेशन, जहां हम लोग पीछे हैं। दूसरा अस्त्र है ऑर्गेनाइजेशन, संगठित होना। बहुत सारे संगठनों का नाम तो मैंने सुना हो, लेकिन उनकी दिशा परिवर्तन और समानता का हक और न्याय प्राप्त करने के लिए आगे होनी चाहिए, जिसके अभाव होगी। तो एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन और के अस्त्र को प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में जो अपने 5-6 प्रोग्राम में जो अपने दिमाग को आगे रखे हैं उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और ये सभी जायज है और ये सब होना चाहिए, प्राप्त करना पड़ेगा। मुस्लिम दुनिया का इतिहास बड़ा विचित्र का है। किसी को वास्तव में शोषण, उत्पीड़न या गुलामी की जीवन बहुत ही पीड़ादायक होती है, अमानवीय होती है। इसलिए किसी को ये पसंद नहीं होता है। लेकिन पसंद नहीं होने से क्या होगा? आजादी जो है, अधिकार जो है, वह तोड़ने में कोई देता नहीं। भाई बहुत दुखित हो गए ये लोग बाकी कोई देता नहीं। ये दोनों शब्द है। ये पीड़ादायी है तो वो मुक्ति कोई देता नहीं है, उसे आत्मदान लड़के प्राप्त करना पड़ता है। और उसके लिए चेतना और चेतनशील होना और संगठित होना की आवश्यकता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के कानून मामला, गृह मामला मंत्री, आंतरिक मामला मंत्री बता रहे थे कि वह कानून बनाया गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी लोकसभा से प्रदेश लोकसभा में आरक्षित किया गया। सब महिलाओं की जितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है, दलितों की जितनी संख्या है, उनको खास अधिकार जितनी जनसंख्या है उसको उतनी आरक्षित कर दिया गया, जो नेपाल में पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है। हम लोग चाहते हैं पूरे देश में चाहिए, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं हो पा रहे हैं। विज्ञापन निकलने वाले नहीं, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं होने का कारण है कि संविधान में एक लाइन लिख दिया है कि कानून, संविधान में ये अधिकार है, लेकिन नीचे लिखा है ये संघीय कानून बमौजूद होने चाहिए, और संघीय कानून बनाया नहीं। अभी संघीय निजामती आइन संसद में विचारण होगी, जब तक वो उसे पारित नहीं हो तब तक वो प्राप्त करना कठिन। और प्रदर्शन उसे बढ़ावा उतारना अपने को कर रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल पावर है, देखिए ये पावर जो है नेपाल की राजनीति में पावर में क्या परिवर्तन हुआ? आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले जो यहाँ राज्य सत्ता और शक्ति का नींव रखी गई थी,
और जो पावर को सेंटर किया गया था उसे राणा के शासन में भी नहीं बदला, राणा शासन के अंत के बाद भी नहीं बदला, पंचायत काल में भी नहीं बदला, बहुदलीय व्यवस्था में नहीं बदला और आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में पहुंचने के बावजूद भी वो नहीं बदल पाए। वो क्या है? तो पावर किसके हाथ में? अगर ये पावर मनुष्यों के हाथ में है? नहीं है। जनजातियों के हाथ में नहीं है, मुस्लिमों के हाथ में नहीं है, दलितों के हाथ में है। पावर 300 वर्ष 250 वर्ष जो पहले स्थापित हुआ था कि खास हाई कास्ट जैसे हम लोग खास का उच्च जाति का वर्चस्व प्रभुत्व जो है वो पकड़ में, खास ब्राह्मणों का पकड़ में पृथ्वीनारायण शाह से शुरू होगा। आज तक वो बदला नहीं है। आज भी ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो 400% वही है। सारा राज्य शक्ति सत्ताओं उसी के हाथ में जो 250 साल से था, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। पार्टी का लीडरशिप से लेकर के हर जगह सत्ता शक्ति में वही निर्णय करता है और वो निर्णय करता इतना ज्यादा कंजर्वेटिव है, इतना ज्यादा रूढ़िवादी है, इतना ज्यादा प्रभावशाली है जो किसी को कुछ बोले नहीं चाहता। इसमें बदलाव नहीं है। दूसरा बदलाव नहीं आया आज तक। राजतंत्र से गणतंत्र तक हम पहुंच गए लेकिन बदलाव नहीं आया। वो क्या है? जिसको हम नेपाली भाषा कहते हैं, उसकी साम्राज्य अभी खत्म नहीं हुई, बदला नहीं। कई भाषाओं का देश है, 125 बोली और भाषाएं हैं, लेकिन एक ही भाषा का सरकारी कामकाज भाषा और प्रभुत्व या वर्चस्व के रूप में यहाँ स्थापित है। सभी भाषाओं को होना चाहिए, यह बदलाव नहीं आया। और जो सिक्योरिटी पावर स्ट्रक्चर रहा ब्यूरोक्रेसी का, वो जब पंचायत काल में, उससे पहले तो हम लोग नहीं थे, जब पंचायत काल में सिंह दरबार जाते थे तो वही चेहरा दिखाई देता, बहुदल काल में जाते हैं तो वही चेहरा दिखाई देता है। आज भी जाते हैं तो एक आध को दूसरी चेहरा दिखाई देता है, बड़े से आंदोलनकारी देने, लेकिन बाकी वही दिखाई देता है। इसे बदलाव के तीनों चीज में जब तक बदलाव नहीं होगा, सबका भागीदारी नहीं होगी, सबका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो ये लोकतंत्र गणतंत्र का कहाँ रहेगा? इसका महत्व कितना रहेगा? इसमें क्या है कि बदलाव क्या आवश्यक है। बदलाव नहीं होने के चलते आज आप लोग कह रहे हैं ऐसा हुआ तो भी नहीं मिला, ऐसा हुआ ऐसा किया तो भी नहीं मिला। तो ये बदलाव यहाँ नहीं हुआ है। अभी मुस्लिम आयोग की देखिए, महिला आयोग है और आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, संविधान में उनका अधिकार, क्षेत्राधिकार स्पष्ट लिखा हुआ है ना। मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग हुने छ, यतिजना सदस्य हुने छ, सकियो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुस्लिम आयोग या मधेसी आयोग या समावेशी आयोग, ये आयोग सब केवल नाम मात्र का आयोग है, इन्हें कोई अधिकार और शक्ति नहीं है। इनका सिफारिश किया हुआ रद्दी के टोकरे पर फेंक देने से कोई देखने वाला नहीं। इसलिए इन आयोगों को अधिकार संपन्न आयोग बनाना चाहिए। संविधान में अधिकार संपन्न बनाया जाए, तब ना आयोग फंक्शन काम करें। ये आयोग हमेशा दिया सदस्य से नहीं तो लिखा है, उसमें क्या कीजिएगा, क्या करेंगे? सिफारिश करके देंगे तो कोई रोजगार अर्थ नहीं है। इसलिए शक्तिशाली आयोग और जिनका सिफारिश राज्य को मान्य करो, बाध्य हो, तब काम होगा। इसलिए इसको संरक्षण है, संविधान की व्यवस्थाएं गलत है, इसे बदलना होगा। और अरे बहुत सारे नागरिकता से आज वंचित इस मुल्क में बार बार आंदोलन कर रहे हैं कि माता की भी नागरिकता है, पिता की भी नागरिकता, बच्चे कैसे नागरिक हो गए?
ज्यादा नहीं हुआ, उनके माता पिता वही है ना, और ऐसे लाखों लोग जिनको जन्मसिद्ध का नागरिकता मिलेगा, बच्चे का नागरिकता, इन्हें नागरिकता देने के लिए जो है विधेयक संसद में पड़ा हुआ है, उसमें लफड़ा लगा दिया और ये तय किया गया है कि जिनके माँ बाप का कोई भी किसी तरह का नागरिकता हो, उनके संतान को नेपाल का वंश का नागरिकता मिलनी चाहिए। ये विधेयक जो है और संविधान में माइनॉरिटी राइट्स का स्पष्ट व्याख्या नहीं है, जो है वो गलत है। माइनॉरिटी का व्याख्या भी गलत है, समझौता का परिभाषा भी संविधान में गलत है। जिस कास्ट का संख्या कम हो वो माइनॉरिटी नहीं होता है। माइनॉरिटी दुनिया जो होना है, हम नहीं कह रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का सवाल है, दस्तावेज है, यूएन का दस्तावेज है, दुनिया दस्तावेज है कि माइनॉरिटी जो होता है या तो वो एथनिक माइनॉरिटी होता है या रिलीजियस माइनॉरिटी होता है या लिबरल माइनॉरिटी होता है। तो ये माइनॉरिटीज राइट्स ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार का गारंटी करना, उसे उपयोग करवाने का दायित्व राज्य का है। और नेपाल में मुस्लिम समुदाय धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, उन्हें उनके हैसियत से जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर जहां नेपाल ने भी सिग्नेचर किया है कि हम ये अधिकार देंगे, उनको भी मिले और भी माइनॉरिटी है उनको भी अधिकार मिले। इसके लिए जरूरी है कि एक शक्तिशाली और अधिकार संपन्न माइनॉरिटी कमीशन बने, नहीं होता है तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाया जाए और कौन से माइनॉरिटी का अधिकार से वंचित है उन्हें अधिकार के लिए कानूनी संवैधानिक व्यवस्था है तैयार है। और हमारे फिर दूसरी मीटिंग भी जाएंगे, हम लेट हो चुकी है, रात थोड़ा सवेरे छोड़ दीजिएगा। सभी मामले आए थे तो यूनिवर्सिटी, अच्छी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने नेपाल में तो केवल मुसलमानों को ही नहीं सबको फायदा होगा। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना पूरे भारत का गौरव है, पूरे भारत का गौरव है। तो इससे बने आगे बढ़े और हम आप सभी लगे, जरूरी है कहीं संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है तो मुस्लिम विश्वविद्यालय उर्दू अरबी जो प्राइवेट साइंस टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिकेशन भी उसमें पढ़ा है, बहुत बेहतर एजुकेशन है और ये बनता है या आवश्यकता में बनेगा बेहतर। दूसरी है कि सबकी आइडेंटिटी, सबकी पहचान, उनका प्रतिनिधित्व और तरक्की का गारंटी करने का कार्य राज्य का है। और अभी का संविधान डिफेक्टिव है, अभी का संविधान त्रुटिपूर्ण है, इसे संशोधन करके करेक्शन करें और आप लोग संगठन पर आगे बढ़े, अपनी आवाज को कस के उठाइए, दबे दबे उठाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कहेगा इसकी परवाह मत कीजिए, आप आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ में हमेशा हम लोग रहेंगे, हम भी आपके साथ, हम लोग भी साथ होंगे, आपके साथ अकेले नहीं है। इसलिए निष्फिक्र होकर आगे बढ़े अपने न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए आगे बढ़ते वक्त हम दूसरे को भी न्याय दिलाते आगे बढ़े तो सबका न्याय प्राप्त हो। और नेपाल में जो सहिष्णुता रहा है इसे तोड़ने की साजिश हो रही है। हमारी और आपके बीच में जो एकता है इसे तोड़ने की साजिश, तोड़ करके कमजोर बनाने की साजिश हो रही है। कई जगह मैंने सुना भी, कहीं देख रहे हैं आने वाले दिन में इस तरह का हरकत हो सकती है। हमें सजग रहना
हमें न्याय के लिए लड़ना होगा, बराबरी के हक के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी पहचान के लिए लड़नी होगी, अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा, लेकिन आपसी एकता को बरकरार रखते हुए लड़ाई लड़ेंगे तो सफल होंगे। बस ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मौलाना खालिद जी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने बहुत किया और अपनी बातों को कहने का अवसर दिया, कुछ सुनने अवसर पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामी नुक्ते नजर से, इस्लामी दृष्टिकोण से एक शहरी की क्या जिम्मेदारी होती है? बहुत सारी, आइए जालिम भाई आप तशरीफ ले आइए, आपका इस्तकबाल मैं ही कर देता हूं, आसन ग्रहण कर लीजिए, यहाँ तशरीफ लाइए, यहां से इस्लामी दृष्टिकोण से और इस्लामी नुक्ते नजर से एक शहरी की क्या जिम्मेदारी होती है? आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुसलमान जहां होता है ये फसाद मचाता है, फितना मचाता है। ये मुसलमान मुल्क और मिल्लत का वफादार नहीं होता। ये मुसलमान दहशतगर्द और आतंकवादी होता है। इसकी दाढ़ी और टोपी के रेशे रेशे से दहशतगर्दी और आतंक झलकता है। मुल्क की सालमियत को, इसकी स्वाधीनता को इससे खतरा लाएगा वगैरह वगैरह। बिलखुसूस हमारे खित्ते में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और मुसलमानों का डर दिखाया और कहा जाता है कि इनकी तालीम में हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम का वाज़ेह स्पष्ट एकदम लाइन है कि मुसलमान जिस जमीन पर पैदा होता है, जिस मिट्टी से पैदा होता है, उस मिट्टी से वफादारी ही नहीं, उसकी खुशबू को अपने रूह के जर्रे जर्रे में महसूस करें। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से कितनी अजियत और तकलीफ दे करके वहां से निकाला गया और आप निकले, और जब आप मक्का से जा रहे थे तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से मक्का को देखा, जो कि आपका मादरे वतन था, जाए पैदाइश थी, वतन था। कहा मक्का मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तेरे रहने वाले मुझे यहां रहने नहीं दे रहे। अजीजों, एक मुसलमान की अपने वतन से और उसकी मिट्टी से इतनी मोहब्बत होती है, और ऐसा नहीं कि जहां पैदा हुआ वहीं, बल्कि अगर किसी दूसरी जगह जाकर के मुंतकिल होता है वो, तो वहां भी उस जमीन को वो उजाड़ता नहीं है, उसको जन्नत नजीर और गुले गुलजार बना देता है। और उसकी मिसाल कुरान मुक़द्दस की एक सूरह है, सूरह यूसुफ, आप लोग पढ़ते होंगे। उसमें आपने सुना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुआं में, मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, कुछ पॉइंट्स से बयान करूंगा क्योंकि वक्त कम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में ले जाकर के डाल दिया। वहां से उनको एक काफिला वाले ले जाकर के मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दी। वहां से महल में जब गए तो उनके साथ बदसलूकी हुई। वहां से उनको कैद खाने में डाल दिया गया। देखिए उनके साथ क्या हो रहा। एक ऐसा फर्द जो कनान का चांद था, कनान जो आज का फलस्तीन, कुछ शाम का हिस्सा, कुछ उर्दून का हिस्सा, इस इलाके को कदीम जमाने में कनान कहा जाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान थे। इस खूबसूरत तरीन इंसान को मिस्र के बाजार में ले जाकर के पेश किया जाता है और यहां तक कि कैद खाने में डाल दिया जाता है।
वहां जब बादशाह ख्वाब देखता है कि 7 गायें, मोटी गायें पतली गायों को खा रही हैं, इसकी ताबीर क्या है? उलमा से बाद में तफसील पूछना है। हजरत यूसुफ ने वहां पर यह बताया कि इस मुल्क में 7 साल ऐसे आएंगे जहां खुशहाली होगी, बारिश होगी, सब्जा उगेगा, खेत खलियान हरे भरे रहेंगे, लेकिन 7 साल इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा संकट का आने वाला, एक अनाज नहीं उगेगा और मुल्क में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बहुत बड़ी ऐसी आफत आने वाली है जिसको कोई रोक नहीं सकता। पूरी उस जमाने की कैबिनेट परेशान हो गई। लोगों ने कहा कि भाई इसका इलाज किसके पास है? वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कनान में रहने वाला गरचे अपने मन से सिटीजन नहीं लिया मिस्र का, लेकिन जबरदस्ती उनको मिस्री सिटीजन बनाया गया और उनके साथ कभी कोई अच्छा सुलूक नहीं हुआ। महल में थे तो बदसलूकी हुई, कैद खाने में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ उतना, लेकिन जब उस मुल्क के ऊपर हालात आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे इस जमीन के मामलात का जिम्मेदार बना दीजिए। क्यों बना दीजिए? इन्नी हफीज, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। ऐसा आदमी जिसको जेल खाने में डाल दिया गया हो, वो उस मुल्क की भलाई की बात करता है, वो उस मुल्क को बनाने की बात करता है। और हजरत यूसुफ ने कहा, इन्नी हफीज, उसके बाद का अलीम, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास नॉलेज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत से क्या मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल और 7 साल 14 साल की एक मुसलसल, आज से हजारों साल पहले की एक कहानी है, एक प्लानिंग उन्होंने की। ये काम आज योजना आयोग करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। तन्हा एक कनान के, याकूब के, इब्राहिम के परपोते ने अपने इल्म और बसीरत की बुनियाद पर एक पूरे प्लानिंग कमीशन का काम अंजाम दिया। कहा दाने को अलग मत करो, खोशे में रखो। एक बड़े उस जमाने में कोल्ड स्टोर नहीं था, उसका काम किया। और उसके लिए आज कृषि मंत्रालय, प्लानिंग कमीशन और न जाने कितने कितने महकमे हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तन्हा ये काम किया। कुरान यह पैगाम देता है मुसलमानों को कि मुसलमान जिस मुल्क में भी रहता है, और ये देखिए कि कुरान में 1-2 नहीं 50 किस्से बयान किए गए हैं, लेकिन इस किस्से को कुरान ने कहा है अहसनुल क़सस। कुरान खुद कहता है अहसनुल क़सस, तमाम किस्सों में सबसे ज्यादा अच्छा किस्सा। इसका मतलब यह है कि मुसलमान जिस मुल्क में भी रहता है, चाहे उसके साथ जो सलूक किया जाए, चाहे उसके साथ बदतमीजी की जाए, चाहे उसे गालियां दी जाए, चाहे उसे दहशतगर्द कहा जाए, चाहे उसके हुकूक छीने जाए, चाहे उसे यतीम और टुकड़ा की तरीके से राज्य के मूल धार से अलग काट करके रख दिया जाए, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने मुल्क का और मिल्लत का वफादार होता है, वो गद्दार नहीं होता। इस सुन्नत इलानिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए राह हिदायत। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं कतर में था, वहां के बहुत बड़े आलिम दीन है डॉक्टर अली मुहीउद्दीन अल-कुर्रदावी, उनकी किताब सैयदना यूसुफ नमूज़ज लिल-मुसल्लिमीन क़ुदवतुल लिल-मुस्लिमीन फ़ी बयान ग़ैरिही, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हजरत यूसुफ एक नमूना है, एक आइडियल है। उस किताब का मैंने कोरोना काल में 1.5 साल में मैंने उसका तर्जुमा किया है। अभी उस किताब का भी विमोचन होगा। मेरा ख्याल है वक्त बचाने के लिए वो किताब यही आएगा, उसकी निकाह शायद किसी बीच में कर ही दी जाए। तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, इस मुल्क
में भी मुसलमान का इतिहास आज का नहीं है, कोई कहता है 500 साल का है। और अभी मैंने एक अखबार में पहाड़ के एक गांव के बारे में पढ़ा था कि 900 साल से वो आबादी, वो गांव आबाद है। मतलब यह है कि इस मुल्क का, इस देश का राज्य संयंत्र जो चलाने वाले लोग हैं, उनसे पुराना इतिहास, यहाँ के खास आर्य से पुराना इतिहास इस देश में मुसलमानों का है और यहाँ के हम गरीब वासी। हमने नेपाल के मुसलमानों ने कभी भी इस मुल्क के लिए कोई मसला खड़ा नहीं किया। नेपाल के मुसलमानों ने कभी भी अपने मुल्क और अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं की। नेपाल के मुसलमानों ने कभी भी अपने मुल्क के कानून का उल्लंघन नहीं किया। नेपाल के मुसलमानों ने कभी भी राज्य सत्ता के लिए चैलेंज बनने की कोई जुर्रत नहीं की। नेपाल के मुसलमानों ने हर तरीके का अपना टैक्स अदा किया। नेपाल के मुसलमानों ने कभी भी बदअहदी नहीं की। नेपाल के मुसलमानों ने यहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रहने के लिए एक तरफा तौर पर कुर्बानी दी। एक तरफा तौर पर मैं कह रहा हूँ, एक तरफा तौर पर कुर्बानी दी है। हम पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं कि हमारा दिल और हमारा कलेजा छलनी हुआ है। क्या मुसलमान कोरोना फैलाता है? ये दाढ़ी कोरोना फैलाती है, ये टोपी कोरोना फैलाती है, ये मस्जिद में रहने वाले लोग कोरोना फैलाते हैं। हम पर ऐसे ऐसे गलीज इल्जाम आयद किए गए, लेकिन फिर भी हम खामोश रहे, महर बलब रहे, अल्लाह से शिकायत किया, कभी हम सड़क तक पर नहीं गए हैं। आज ये बताइए, मुसलमानों से वफादारी का कौन सा सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए? क्या हमने मुल्क को बेचा? किसी नदी नाले का सौदा किया? हमने किसी नदी नाले का सौदा किया? हमने जाकर के इस मुल्क की सरहद के खिलाफ कोई हरकत की? हमने इस मुल्क की सालमियत के लिए कोई खतरा पैदा किया? नहीं। मुसलमान ने बहैसियत शहरी इस मुल्क में पूरे जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। अब अधिकार की बात है, क्या मुसलमानों को उसका अधिकार मिला इस मुल्क में? क्या दिया गया? मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं कि नहीं दिया गया। मेरा और यहां आने जनाब उपेंद्र यादव ने, मेरे और उनके साथ की वजह सिर्फ यही बनी कि 2059 साल में मैंने इनकी एक तहरीर पढ़ी थी, मधेश और मधेसी, और उन्होंने लिखा कि इस मुल्क में इन तबकात के साथ, मुसलमानों के साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। उनको उनका हक अदा दिया नहीं जा रहा है। सबों की अपनी अपनी राय है, लेकिन यह अलग बात है कि इस शख्स ने बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे मालूम नहीं क्यों आखिर हमारे तबके में इसे पजीराई हासिल नहीं हुई, मकबूलियत हासिल नहीं हुई। इस लिहाज से माफ कीजिएगा, यह आदमी बहुत बड़ा मुजरिम है। उपेंद्र यादव बहुत बड़ा मुजरिम आदमी है मुस्लिम कम्युनिटी के निगाह में। क्यों मुजरिम है? इसलिए मुजरिम है कि इसने उस वक्त से मुसलमानों के मसाइल को उठाना शुरू किया है जब यहाँ के नेता मुसलमान शब्द के उच्चारण से शर्म आती थी। यह आदमी मुजरिम है, मैं मानता हूं ये मुजरिम है। यह इसलिए मुजरिम है कि जब ये वार्ता टोली में गया तो एक मुसलमान को लेकर के गया कि मुसलमान भी वार्ता करे। यह आदमी मुजरिम है, यह इसलिए मुजरिम है कि जब भी सरकार में जाता है तो किसी न किसी को आला ओहदे पर रखता है। हमारे इश्तियाक भाई 2 बार सांसद बने, 2 बार मिनिस्टर बने, अल्लाह ने चाहा तो तीसरी बार की सर पर सेहरा सजेगा इंशाअल्लाह। और मुस्लिम हुकूक और राइट के लिए इस शख्स ने जो कुर्बानियां दी, और मुझे अजीब बात यह लगती है कि ये वो शख्स है जिसने अपनी किताबों में लिखा, मैं आपको ये दावत नहीं दे रहा हूं कि आप इनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप जहां आ रहे हैं, लेकिन जो सही बात है उसे कबूल करना चाहिए। मुस्लिम इत्तेहाद संगठन के बारे में उनके साथी नहीं है, मैं तारीफ करता हूं
कि कम से कम किसी जमाने में हमारे नेक पायमाले के साथियों ने मुसलमानों की एक पहचान को उजागर करने की कोशिश जरूर की थी। मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि परसेंट के अंदर एक बात जरूर है कि वो आदमी तब्दीली का ख्वाह है, वो चाहता है। जब हम सियासी तज्जिया करते हैं तो आंखों पर पट्टी न बांधें। कोई भी आदमी अच्छा काम करता है किसी भी पार्टी का, हम उसकी तारीफ करेंगे। खराब काम करेगा हम उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। माननीय उपेंद्र यादव वो आदमी है कि इनके ऊपर मुसलमानों की तरफ से ये इल्जाम लगा कि ये अतिवादी में हिंदूवादी है। हालांकि इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बस अब तक बोला नहीं, लिखा है कि इस देश में हिंदुत्व, अतिवाद, हिंदूवाद इस देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट, उनकी किताब में ये बात लिखी हुई है, सबसे बड़ी रुकावट इस देश में अतिवाद है, हिंदूवाद है, हिंदूवाद साफ साफ लिखा है। नेपाल का ये पहला और आखिरी लीडर है जिसने इस कद का, जिसने खुले लफ्जों में अपनी बातें लिखी। अब आइए, ज्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे इन तजावीज के ऊपर। ये बहुत अच्छा मौका है कि मुस्लिम कौम का के मसाइल हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 महीने का वक्त जो अभी बाकी है इस हुकूमत को, हमारे मुस्लिम आयोग के सम्मानित अध्यक्ष यहां पर हैं। आप बताइए कि किन किन मसाइल में आपने मुस्लिम मसाइल के लिए हुकूमत में पेशरफ्त की, ये आप बताइए। और मैं इत्तेफाक से प्रत्यायोजित व्यवस्थापन और राष्ट्रीय सरकार सरोकार समिति में हूं, सरकार आश्वासन समिति में हूं, जिसका काम यह है कि राज्य अगर आपसे वादा करता है, मिनिस्टर आपसे वादा करता है, गवर्नमेंट आपसे वादा करती है तो, और वो पूरा नहीं करती है तो ये समिति उसका कान पकड़ के खींचने के लिए तैयार बैठी है। मैं इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस मुल्क के जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, दलित, जनजाति, आदिवासी जो भी हैं, उस समिति में मसाइल आएंगे। राज्य ने मुसलमानों के साथ भी समझौता किया और अभी तक धोखा किया है, और मुसलमानों के ताल्लुक से जो कानून साजी और आइन साजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। मैं उस समिति में रह करके आवाज उठाऊंगा। आयोग वहां से प्रमोट करे, मैं समिति में आवाज उठाऊंगा। इंशाअल्लाह हाउस में मेरी बात को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इंशाअल्लाह मैं मुस्लिम आवाज उठाया हूं, उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह। राज्य के जो जिम्मेदार पक्ष हैं, जो जिम्मेदार पक्ष हैं, उपेंद्र यादव जी और अन्य पार्टी के लोग, अभी कोalition की सरकार है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग कृपया अपनी गठबंधन की सरकार में भी हमारे इशू को रखिए। ये कौम बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ी है। ऐसा नहीं हो कि इस कौम का लावा यकायक फूट पड़े और सड़कों पर निकल आए और हम रोक नहीं सके। ऐसा मुमकिन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने अपने मुल्क के साथ वफादारी की है और जिम्मेदारी निभाई है, मैं राज्य से, स्टेट से, राज्य के संयंत्र से ये चाहूंगा कि वो मुसलमानों को उनका हुकूक शराफत के साथ अदा करें। मैं ये कहते हुए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मेहमानों का आप हजरात से रुखसत होता हूं। अगर आपका साथ रहा, मिल्लत का साथ रहा, तो ये कमजोर हाथ भी उनके घाटी से और गर्दन से अपने हुकूक निकलवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह।